आज फिजिक्स में एग्जामिनेशन भी चल रहा है। ओके, सो लेट्स प्रोसीड। लास्ट क्लास में हम लोग एक्सेप्टेंस एंगल पे सर कोई बोल रहा था कि फर्स्ट टर्म से हम लोग का सीपीयू फर्स्ट नहीं सर, तो हमको सेकंड वीक बताया भैया को बोली सर आप ही के नाम पे बोल रहे थे कि आप बोले मेरे नाम पे तो बहुत सारे आपको आए बात सर तो फर्स्ट वीक से नहीं होगा ना, देखते हैं ना डिसाइड। देखने मत करिए सेकंड। Okay, so in the last class we were talking about some mechanism related to optical fiber. Optical fiber का mechanism हम लोगों ने उसका structure से शुरू किया था। In the structure we have the central part that is core, and this is core, and the diameter of core we have taken that is 75 micrometer, and it is protected by the second layer of concentric cylinder, and now the dimension become 125 micrometer, and the second part is known as this is C. This is cladding. इसको cladding मैंने कहा था। और इसके बाद एक प्रोटेक्टर, प्लास्टिक के कवर की तरह एक प्रोटेक्टर यूज किया जाता है। That protector is known as C. तो हमारे पास ये तीन पार्ट है, and the total diameter of this optical fiber becomes 150 micrometer. So as far as the material is concerned, core ग्लास और प्लास्टिक का हो सकता है, ये भी ग्लास और प्लास्टिक का हो सकता है, बट डिफरेंट कॉम्बिनेशन हम लोगों ने देखा था। दोनों ग्लास का हो सकता है, दोनों प्लास्टिक का हो सकता है, कोर ग्लास का हो सकता है, क्लेडिंग प्लास्टिक का हो सकता है। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में एक बात ये थी कि mu1 mu2, तो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा क्लेडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होता है। इस फार द मटेरियल इज कंसर्न, मींस ये डेंसर मीडियम होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए हमने फिर एक छोटा सा कैलकुलेशन किया था। So this is that core, and this is cladding, and the refractive index of this is mu1 and this is mu2. This is the launching end, और यहाँ से light incident हो रहा है with angle of theta I, angle of incidence, and refraction. So first refraction इस part पे हो रहा है, यहाँ पर ये rare medium है, this is mu0 refractive index से इस core में प्रवेश कर रहा है, इसमें इंटर हो रहा है। इसके बाद इस सेकंड यहाँ पर फिर से दो मीडियम का एक रीजन बनता है। Here this refractive index is mu1 and this is mu2, तो ये mu1 से mu2 में ये लाइट प्रवेश कर जाएगा। इसके लिए एक कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होना चाहिए, this one, if this is equal to theta c, अगर ये एंगल थीटा c के बराबर हुआ तो लाइट जो है वो यहाँ से ऐसे पैरेलल सीधा कोर के थ्रू बाउंड्री होते हुए निकल जाएगा। अगर इससे बियॉन्ड हुआ तो लाइट जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू इसमें आगे प्रोपेगेट होगा। सो मैकेनिज्म इतना है कि इसका कंडीशन इस तरह से फुलफिल होता है, मींस हम यहाँ पर इस लॉन्चिंग एंड पे एंगल को कुछ इस तरह से मेंटेन करते रहते हैं कि ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू लाइट प्रोपेगेट हो। तो ये एंगल मैक्सिमम थीटा आई के बराबर हो सकते हैं, थीटा आई मैक्सिमम के बराबर हो सकता है, जहां पर ये पैरेलल हो सकता है और इससे कम में ही लाइट जो है उसके द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज एक्सेप्टेंस एंगल, क्योंकि यहीं तक ही लाइट को एक्सेप्ट किया जाता है। So this is acceptance angle, and this acceptance angle, this is theta I, which is equal to last class हमने इसको ड्राइव किया था, this was equal to root of mu1 square minus mu2 square by mu0। फिर थोड़ा सा हमने शायद कुछ डाटा देकर कैलकुलेशन के लिए तुम्हें कहा था, तुम्हें कुछ आंसर देना था। that mu1 was taken as equal to 1.55 and mu2 that was taken as 1.51, and that mu0 for air is 1 and that mu0 is 1.33 for water। तो am I right or wrong? ये डाटा यही था, कोई चेंज तो नहीं था। and you have to give the value of critical angle, so just give the value of critical angle, theta c की वैल्यू कितना हो रहा है ये मुझे बताइए, and then theta I you have to give two values। ये कैलकुलेशन मैंने देके रखा हुआ था और जल्दी जल्दी आंसर बताते जाना। बताओ भाई दिव्यांश साहू कितना है तुम्हारा? दिव्यांश Where is Divyansh? सर मैं बताऊं क्या?
नहीं, इसको तो पहले इसका गला दबाने दो ना। ध्यान करके भागा हुआ है ना, इसका नाम नोट करके रखो। हाँ। श्रुति अग्रवाल, यस सर। कितना है आंसर तुम्हारा? क्रिटिकल एंगल कितना आ रहा है? 76.9 डिग्री। और चलिए इसका है 76 पॉइंट समथिंग, 76.9। 9। बाकी लोग का भी इतना ही आया है? यस सर, 76.9। बाकी लोग का भी? 76.9। ओके, ऋषभ बताओ दूसरा। थीटा आई बताओ, एयर पे हवा में थीटा आई की वैल्यू कितना है ऋषभ? सॉरी सर, मैं कल का क्लास में नहीं था। कल का तो क्लास आज नहीं मैं किए थे तो मैंने related- भाई असाइनमेंट हमने तुमको दे दिया था, साथ ही हमने पूरा वीडियो अपलोड कर दिया था, तो तुमको देखना चाहिए। क्लास नहीं करना है कोई एक्सक्यूज नहीं होता। अरिहंत, यस सर। कितना है तुम्हारा? सर अभी इसको नहीं करे सर, अभी सेमीकंडक्टर लेजर तक पढ़ा हुआ है, वो तबीयत खराब हो गई थी बीच में तो। वेरी गुड। दिव्यांश साहू उपस्थित हुआ कि भाग लिया है? अभी भी नहीं आया। दुष्यंत, यस सर। कितना है तुम्हारा थीटा आई? यस सर, सॉल्व कर रहा हूं, एक मिनट। तुम लोग को मैं एक दिन टाइम दिया था इसके कैलकुलेशन के लिए, ऐसे करोगे तो क्लास कैसे आगे बढ़ेगी? मैंने आज डिसाइड किया था कि इस यूनिट को खत्म कर दूंगा। गौरव राठौर, प्रेजेंट सर। कितना आया तुम्हारा आंसर थीटा आई? कितना है थीटा? ये सब रिकॉर्डेड हो रहा है और सब यूट्यूब में जाएगा, सब पे सब जो है ना ऐसे बेइज्जती करोगे। हाँ हाँ, सबका शकल दिखाना शुरू कर दूंगा। खुशी सिंह, इसलिए सर, मेंटल पेपर रहा था एयर और जो हाँ एयर में सर कितना है? एयर का 20.26 20.26। बाकी लोग चेक करो भाई, 20.26 आया क्या बाकी लोगों का? और सर वाटर का 15.09। नहीं, तुम वो एयर का ही बताओ। यस सर, 20 कितना है? यही आया सर। 20.26। 20.46। यस सर। 20.46 सर 20.62 आ रहा है। देख लो, अप्रोक्सीमेट जो है डिपेंड करता है तुम्हारे कैलकुलेटर के ऊपर थोड़ा बहुत। ईशा जैन, तुम्हारा कितना है? 20.4 ऐसा। प्रिया सिंह, यस सर। कितना है तुम्हारा आंसर? सर 20.42 आ रहा है सर। 42। ओके, एनीवे, सो जस्ट टू कंपेयर, आपस में रिजल्ट डिस्कशन कर लेना। कैलकुलेशन तो तुम्हें करना है। एंड व्हाट्स अबाउट इन द वाटर? वाटर में कितना है सौम्या? 15.09। कितना है तुम लोग का? 15.24। तुम्हारा 15.09 आया है। यस प्रिया सर। सिंह, प्रिया में कितना है? प्रिया सिंह, यस सर। कितना है तुम्हारा वाटर में थीटा आई? सर 20.6 है। 20 पॉइंट तो एयर में है, 20.46 वाटर में व्हेन वी आर चेंजिंग द मीडियम, जब वाटर में कितना आ रहा है? 15.1 15.16 19। एनीवे, सो यहाँ पर एक चीज देखने को मिल रहा है कि अगर बाद में हम मीडियम चेंज करते हैं, दिस इज द कैलकुलेशन, दिस इज द मैथमेटिक्स। फिजिक्स क्या कहता है इसके अकॉर्डिंग हम लोग थोड़ा सा फिजिक्स पे डिस्कशन कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि क्रिटिकल एंगल जो है वो बाहर का जो एनवायरनमेंट का जो मीडियम है उस पर डिपेंड नहीं करता, चाहे तुम उसको वाटर में डिप करो या एयर में रखो, क्रिटिकल एंगल विल बी सेम, क्योंकि क्रिटिकल एंगल सिर्फ इन दोनों मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है। सेकंड, फिजिक्स, थीटा आई जो है वो डिपेंडेंट है मीडियम पे। अगर बाद में तुम एयर में रखे हो तो थीटा आई की वैल्यू जो है वो ज्यादा है। अगर उसको किसी लिक्विड में अगर को तुम डीप करते हो, डेंसर लिक्विड में अगर को तुम डीप करते हो तो उसका एक्सेप्टेंस एंगल जो है वो कम हो जाता है। ओके, सो दिस इज द फिजिक्स बाय शोइंग, ये डाटा जो है उसको शो कर रहा है। ओके, तो चलिए कुछ और टर्म्स जो इस चैप्टर में तो बुक में हमने देखा था ये कोकी एंड 15 माइक्रोमीटर 55 क्या था? सो 50 माइक्रोमीटर सो हो सकता है। हां, मैक्सिमम रेंज मैंने बताया, ठीक है।
So this is up to 75. Even minimum अगर कोई तुम रेंज लेते हो, that minimum range जब आगे हम डिस्कस करेंगे टाइप्स में, that is about 5 micrometer. It can start from 5 micrometer. कम हो सकता है, maximum, that is the maximum. Depends on different books. एक रेंज दे दिया जाता है, एवरेज रेंज उसने दे दिया, मैक्सिमम में तो 100 भी दिया होगा। मैक्सिमम 150 इसका हो सकता है, डिपेंड्स ऑन एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन, है ना। तो मैक्सिमम जो वैल्यू है वो 1 से 150 माइक्रोमीटर के आसपास हो सकता है। Now some more terms. So next one is the frictional index. This is the next term used in optical fiber, that is the frictional index. So fractional index, this is denoted by delta, and just a mathematical formulation is there, and according to that mathematical formulation of this fractional index, this is equal to mu1 minus mu2 by mu1, where mu1 is the refractive index of pore, and mu2, this is the refractive index of cladding. So what is the physics behind this particular equation? This mu1 minus mu2, this is the relative change in the refractive index of pore and cladding, a change in the refractive index of pore and cladding, and we are comparing with the refractive index of pore. हम उसको pore के refractive index के साथ compare कर रहे हैं, इसलिए हम इसको कह सकते हैं this fractional index is actually the relative change in the refractive index of pore and cladding with respect to refractive index of pore. So the fractional index, this is represented by delta, और इसका definition ये है कि this is actually the relative change in the refractive index of pore and cladding with compared to the refractive index of pore. So this is mu1. So mu1 minus mu2 by mu1. Now you have data. Calculate the value of delta by using that data. So this mu1 is equal to 1.55. Mu2 I have given, that is 1.51. So this delta, that is equal to 1.55 minus 1.51 by 1.55. Just to the value. तो कहाँ था वीडियो डाउन और यहाँ पर आ जाएगा क्लासरूम में। इधर देखो चेयर, ये चेयर ले लो उधर, बहुत बड़ी। तो आते थोड़ा पहले आया करो ना तुम, 10-50 में तुमको हो जाए। आगे तो बोल रहा था वीडियो देखो। हाँ कितना है वैल्यू? जस्ट गिव द वैल्यू। सर स्क्रीन ब्लर है। 0.025 0.02586 यही है। बलवंत सिंह तुम्हारा कितना है? सर निकाल रहा हूँ सर, 2 मिनट। जल्दी ओके सर 0.025 आ रहा है। 0.025 एक आंसर आगे भी देखे तो सर 0.025 0.0 सेम इतना ही आ रहा है। 0.025। तो इसका हाँ, इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो 0.001 हो सकता है। ये इसका अगर तुम मिनिमम वैल्यू अगर खरीदना चाहते हो, है ना, मींस
तो यहाँ पर कैलकुलेशन 0.025 आया है, बट मिनिमम वैल्यू हो सकता है, मिनिमम डाटा दैट इज इक्वल टू 0.001, इस रेट का मिनिमम आ सकता है, या 0.001। ओके, सो इट्स क्लियर। फ्रैक्शनल इंडेक्स जो है वो सिर्फ एक रिलेटिव चेंज है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन कोरेंट क्लैडिंग में, लेकिन कंपैरिजन किसके साथ किया जा रहा है? कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ किया जा रहा है। इसका मिनिमम वैल्यू होता है 0.0। इसके मैक्सिमम जो एग्जामिनेशन में जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो 60 नोट्स के फॉर्म में आते हैं। राइट द 60 नोट्स, 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो 2 नंबर के लायक इतना तुम लिख सकते हो। सिर्फ फार्मूला लिखना है, ज्यादा अगर तुमको डाटा देना है तो डाटा दे सकते हो, तो 2 नंबर के लायक क्वेश्चंस रहते हैं। नेक्स्ट वन इज NA, numerical aperture. NA is numerical aperture. Numerical aperture. Mathematically, it is defined as, this is sin theta I. So sin of this is mathematically this sin का डेट है क्या तुमके ऊपर? Sin of angle of acceptance. So this NA, it is equal to sin theta I. NA, numerical aperture is actually equal to sin of this theta I. Angle of acceptance का sin जो होता है that is numerical aperture. So this is equal to root of mu1 square minus mu2 square. Mu naught तो मैं हटा दिया यहाँ पे for air. So let us take this mu naught is equal to 1 for air. So अगर air ना लेकर के दूसरे मीडियम ले रहे हो तो mu naught को रख सकते हो. Otherwise this is root of mu1 square minus mu2 square. And we can derive the relation between this NA with fractional index. So for that, so this mu1 square minus mu2 square can be written as equal to mu1 minus mu2 multiplied by mu1 plus mu2. That's all mathematics. Now convert this in terms of fractional index. So in the fractional index, what we have? The fractional index is defined as mu1 minus mu2 by mu1. तो तुमको डिनोमिनेटर में एक mu1 चाहिए. अगर डिनोमिनेटर में एक mu1 चाहिए, then you need डिनोमिनेटर में रखोगे, न्यूमरेटर में भी रखोगे. So this is by mu1. So this is multiplied by mu1. ऊपर नीचे दोनों में मैंने mu1 मल्टीप्लाई कर दिया. इसके बाद इसको मैं एवरेजिंग के टर्म में लेना चाहता हूं, तो एवरेज वैल्यू इज टेकन एज mu1 plus mu2 by 2. So again I will multiply this by 2. Okay, since mu1 is nearly equal to mu2, mu1 और mu2 में बहुत बड़ा गैप नहीं होता है. हमने देखा है mu1 हमने ले लिया था 1.55, दूसरा लेते 1.51, और उसको हम जब फ्रैक्शन निकाल रहे थे उसमें मैंने बताया था कि उसका वैल्यू 0.001 के बराबर होता है. ये मैंने कहा था. सो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता. Then this mu1 plus mu2 by 2 can be written as equal to mu1. Okay, now what? So this implies mu1 square minus mu2 square. This is equal to what is this? This is delta, the fractional index. Second term, this is equal to mu1, and this is equal to mu1 multiplied by 2. So what we have? So numerical aperture NA, it is equal to, इसके जगह मुझे पुट करना है, इसके जगह में ये पुट करना है.
So this is equal to root of 2 mu1 square multiplied by delta, or this is equal to mu1 root of 2 delta. This is NA. अब ये Na की वैल्यू भी निकाल लो. You have data. Calculate Na for. So this is equal to root of mu1 square minus mu2 square by mu naught. क्योंकि मैंने एयर और मीडियम दे दिया था तो mu naught को साथ में रखो. So for air mu naught is equal to 1, तो ये मैंने आगे कैलकुलेशन कर दिया. लेकिन जब कैलकुलेशन करने के लिए तुमको कहा जा रहा है Na का, so calculate Na in air as well as in water. So put the value of this and calculate Na. So Na in air कितना होगा बता दो उस डाटा पे, and numerical aperture in water. So given mu1 is 1.5, mu2 that is 1.51. You have to use this formula. एयर में आ रहा है 0.341, 0.341, वाटर में 0.25. 0.25. चेक कर लो भाई, आंसर आ रहा है 0.341 and 0.25. बाकी लोग चेक करो तो. सही है, साइन थीटा से मैंने यही निकाला. 435. स्क्रीन क्लियर नहीं आ रहा है क्या? मेरे में तो नहीं दिखा रही. क्लियर नहीं? सही है, ठीक है. मतलब ध्यान लगाना पड़ेगा काफी. मेरे डेली सर ऐसे ही रहते थे. नहीं बाकी इसमें रिकॉर्डिंग नहीं सर ठीक है. स्क्रीन सर हल्का फुल्का इतनी आदत हो गई है इतने की तो. ठीक आदत हो गई ना बस ठीक. यस सर. सर इससे ज्यादा ब्लर में तो मैथ में पढ़ते हम लोग. अरे गुड गुड गुड. सो कंपैरेटिवली रिलेटिवली दिस इज गुड. सर नेचर को अडॉप्ट करते जा रहे हैं हम लोग. So the answer is it's a 341 and this is 250. आदित्य तुम्हारा कैसे आया? 0.342 and 0.435 आया हुआ है. बाकी लोग चेक करो भाई. वही आएगा सर. ठीक है चलिए anyways. So now before going to next terminology थोड़ा सा हम इसको क्लासिफाई कर लें क्योंकि नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी में क्लासिफिकेशन की बात होगी. So the types of optical fiber, classification of optical fiber. So classification of optical fiber. मेरे में तो हमेशा खराबी आता है. ऑप्टिकल फाइबर को हम कितने ढंग से क्लासिफाई कर सकते हैं ये थोड़ा डिस्कस कर ले. सर जब ऑप्टिकल फाइबर ग्लास का बनाएंगे तो सर फ्लेक्सिबिलिटी तो नहीं मिलेगी हम लोग को. क्यों नहीं मिलेगी कांच भाई? तुम उसको ऐसा ग्लास प्लेट की तरह नहीं ले रहे हो, वायर की तरह ले रहे हो और उसके चारों तरफ तुमने प्लास्टिक का ही लगा के रखा हुआ है तो फ्लेक्सिबल तो रहेगा भाई. प्लास्टिक भी है, ग्लास भी है ना. ग्लास में लगाना पड़ता है कि प्लास्टिक होता है मैन्युफैक्चरिंग का. मैन्युफैक्चरिंग पैटर्न
मिक्स्ड ग्लास रहता है ना, तो उससे क्या है, फ्लेक्सिबल है ग्लास भी, ऐसा नहीं कि प्योर ऐसा करता है, ग्लास टू वेरी करता है ना ग्लास। व्हेन ग्लास कूल होता है, ग्लास ऊल का जो प्रॉपर्टी वो अलग रहता है। ग्लास जो है वो भी फ्लेक्सिबल हो सकता है ना। अब उसको क्या है कि तुम सिलेंड्रिकल फॉर्म में ले रहे हो, सिलेंड्रिकल फॉर्म में लेने के बाद उसके ऊपर कवर पे कवर चढ़ा रहे हो, इंडिविजुअली सिंगल ऐसे लाइन की तरह लोगे तो टूट जाएगा, एंड एक ट्यूब की तरह करके तुम ले रहे हो तो वो टूट जाएगा। लेकिन उसको चूंकि तुम इस ढंग से ले रहे हो कि उसके ऊपर प्लास्टिक का कवर पे कवर लगाते जा रहे हो, तो वो नहीं टूटेगा। साथ ही वो 2-4 मीटर का नहीं होता, वो तो किलोमीटर्स में रहते हैं। सर एट अ टाइम एक ही लेजर उसमें से पास करते हैं लाइट की और जस्ट कीप पेशेंस, अब यार है। सर आगे के कुछ मैसेजेस क्यों हैं? कुछ डाउट्स क्वेश्चन। Anyway, so let us classify this optical fiber. थोड़ी परेशान होगी, कौन है? जान लेगी, क्लास नहीं लेने देगी। Okay, so let us classify the optical fiber. First, on the basis of materials, we have classified. So, first, on the basis of material, it is in 3 types. So, this is core, this is cladding. Then both are of glass. Both are plastic, and third one is this is glass and this is plastic. So the refractive index is this is mu1, its refractive index is mu2. So one condition, this is mu1 is always greater than mu2 in all the cases. Okay, so this is the first classification. Second, on the basis of mode of propagation. Second, on the basis of mode of propagation. So first of all, we should know what is this mode. On the basis of mode of propagation, optical fiber is further classified into 2 parts. But before that, we should know what is this mode is. So mode is actually mode. This is the number of path followed by light or signal, light inside the optical fiber. So mode is actually the number of path followed by optical fiber, followed by light in the optical fiber.
So this is classified into two parts. One is single mode, and the second one is multi-mode. So on the basis of optical mode of propagation, optical fibers are classified into two parts: single mode and multi-mode. नाम से ही लग रहा है, single mode मतलब single path, multi-mode हाँ, multi-mode मतलब multi-path. So इसमें होता क्या है कि जो कोर का जो डायमीटर है वो बहुत ही कम हो, तो लाइट जो है वो सीधा स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करके एक सिंगल पाथ फॉलो करते हुए निकल लेता है. तो एक्चुअली दिस इज कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ रेडियस. कोर का जो साइज होता है, कोर के साइज के बेसिस पे उसको क्लासिफाई करते हैं. अगर कोर का साइज बहुत ही कम हो, उसमें नंबर ऑफ रेडिएशन, नंबर ऑफ लाइट रे जो है वो सिंगल उसमें एंटर कर पा रहा हो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करने के लिए जगह नहीं मिल रही हो, तो वो सिंगल एक स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करते हुए निकल जाता है, तो उसको कहा जाता है सिंगल मोड. So in the single mode optical fiber, path is single due to its core size. And this core size, the radius, this diameter is less than 6 micrometer. अगर कोर का डायमीटर अगर 6 माइक्रोमीटर से कम हो, उसके बराबर हो, तो सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर होता है. उसमें उसको जगह नहीं मिलती. तो होता क्या है, ये कोर है, लाइट जो है वो सीधा स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करके निकल जाती है. लंचिंग इट से आया, लाइट जो है सीधा स्ट्रेट लाइन फॉलो कर दिया, जैसे सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर. Now the multi-mode, obviously path will be multi. So path is many, it's multi, and again due to its wider core size, and this diameter of this is greater than 6 micrometer. अगर इसका diameter अगर 6 micrometer से अगर ज्यादा हो, तो ये मल्टी पाथ होता है. इसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए जगह मिल जाता है. तो इसका डायग्राम अगर तुम खींचना चाहते हो तो जस्ट you can take this is just a multi path. Okay, now third is, so ये on the basis of mode of propagation, what is mode? Mode is the number of path followed by that light inside that core. core के अंदर में जितने पाथ होंगे उसके बेसिस पे उसको क्लासिफाई करते हैं. पहला जो है तुम्हारा सिंगल मोड, सिंगल पाथ इसलिए क्योंकि उसका कोर का जो साइज है, डायमीटर है, बहुत ही कम है. कितना कम? इट्स लेस देन 6 माइक्रोमीटर. तो जो 50 75 जो कह रहे थे, दैट इज एवरेज वन और मैक्सिमम वन. एंड मल्टीमोड में अगर कोई 6 माइक्रोमीटर से अगर कोई ज्यादा हुआ तो उसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए प्रॉपर जगह मिल जाता है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू लाइट जो है वो मल्टी पाथ फॉलो करते जाता है. दैट्स व्हाई दिस इज टू दिस मल्टीमोड. Now third is on the basis of index profile. इंडेक्स प्रोफाइल के बेसिस पर उसका क्लासिफिकेशन. अब ये देखना होगा ये इंडेक्स प्रोफाइल क्या है, क्योंकि भाई जैसे मोड को हमने डिफाइन किया वैसे इंडेक्स प्रोफाइल हमें डिफाइन करनी पड़ेगी. व्हाट इज दैट इंडेक्स प्रोफाइल एक्चुअली? सो इंडेक्स प्रोफाइल नाम से ही लग रहा है, इंडेक्स मींस दिस इज रिलेटेड टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. प्रोफाइल इज एक्चुअली द प्लॉट ग्राफ. तो ये इंडेक्स का ग्राफ है. सो इंडेक्स प्रोफाइल इज हियर, दैट इंडेक्स प्रोफाइल सो दिस इज अ ग्राफ. एक ग्राफ है बिटवीन
refractive index of material of optical fiber with the distance from the center to center of core, center of core to okay, so this index profile is actually a plot, एक ग्राफ है, ग्राफ किसके बीच में, refractive index of material of core and cladding, and the distance from the center of that core to the sheath. अब इसको प्लॉट करते हैं तो देखें कैसा हो. This is that optical fiber core. This is the cladding. मैं दो ही खींच रहा हूँ यहाँ पे, core और cladding से मतलब है. And this is the center. एक सेंटर, एक प्लॉट हमें कितनी है, दिस इज अ प्लॉट, ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्स एक्सिस में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में मुझे डिस्टेंस लेना है, सो द डिस्टेंस आर, दिस इज द वाई एक्सिस. तो ये जो प्लॉट बनेगा, इस प्लॉट को कहा जाएगा दिस इज द इंडेक्स प्रोफाइल. अब ये प्लॉट कैसे, यहाँ पर अगर मैं इसको μ1 ले लिया, इसको मैं μ2 ले लिया, अब ये डायमीटर को मैं ले लेता हूँ, दैट इज रेडियस इज लेट्स से a. So the diameter is equal to 2a. इसको diameter को मैं 2a ले लेता हूँ. Starting from 0 से ले रहा हूँ. सेंटर को 0 मान लिया गया. ऊपर और नीचे में वेरिएशन हो रहा है. So this is that positive a and this is negative a. ऊपर और नीचे इसको 0 लिया गया तो ऊपर साइड को पॉजिटिव लिया जाएगा, नीचे तो नेगेटिव लिया जाएगा. और ये जो वैल्यू है μ1 and this μ2, ये तो फिक्स वैल्यू है, तो 1.55 ले रहे हैं, इसको 1.5 पर ले रहे हैं, तो ये कम होगा, ये ज्यादा होगा, तो एक फिक्स वैल्यू यहाँ पर मुझे लेना पड़ेगा. लेट्स से दिस इज इक्वल टू μ1, ये μ1 हुआ, एंड दिस μ1 इज कांस्टेंट ओवर द डायमीटर ऑफ दिस कोर. ये μ1 जो है पूरे डायमीटर पे कांस्टेंट है. तो इस केस में मैं इसको इस तरह से लाइन खींचूंगा, ये हो गया द कांस्टेंट वैल्यू μ. कहां से कहां तक, μ यहाँ पे वैल्यू है फ्रॉम पॉजिटिव ए से लेकर के नेगेटिव ए तक एक स्ट्रेट लाइन. लेकिन जैसे इस कोर को क्रॉस किया, कोर को जैसे क्रॉस कर रहा है, सडनली इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 हो जाता है. सो ये μ1 है, एक सेकंड पॉइंट में यहां पे ले लेता हूं, दैट पॉइंट इज μ2, दिस पॉइंट इज μ2, अगर ये पॉइंट जो है वो μ2 है, सो दिस μ2 की वैल्यू है, सडनली इट ड्रॉप्स टू μ2. ये μ2 पे ड्रॉप हो रहा है, कैसे, जैसे इस कोर को इसने क्रॉस किया, कोर तक वो μ1 था, कोर को जैसे क्लेडिंग में आया, ये जैसे क्लेडिंग में आया, दिस 1, ओके, तो साइज जो है थोड़ा आइडेंटिकल रखना. तो दिस इज दैट, दिस इज द प्रोफाइल, दिस इज द इंडेक्स प्रोफाइल. ये होता है इंडेक्स प्रोफाइल, ये इंडेक्स प्रोफाइल है. सर एक और बार समझाओ ना इसे. हाँ कर रहा हूँ, अभी आएगा, घबराओ मत. So what is the index profile is? Index profile है क्या चीज, एक प्लॉट है, किसके किसके बीच का प्लॉट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल, इन दोनों मटेरियल को, और डिस्टेंस कहां से, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. ये सेंटर है ऑप्टिकल फाइबर का, इस सेंटर से हम लोग डिस्टेंस ले रहे हैं. सो डिस्टेंस ऊपर की तरफ लिया जाएगा, नीचे की तरफ लिया जाएगा. तो मैंने सेंटर को ले लिया 0, इसका डायमीटर, कोर का डायमीटर को मैं 2a ले रहा हूं, तो आधा डायमीटर, आधा रेडियस जो हो गया दैट इज a, तो ऊपर भी a हो गया और नीचे भी a हो गया. चूंकि इसको मैंने 0 लिया है, तो मैथमेटिक्स वाला कहता है कि भाई अगर आप ऊपर साइड ले रहे हो तो इसको पॉजिटिव लेना है, इसको मैंने पॉजिटिव ले लिया, नीचे साइड को मैंने नेगेटिव ले लिया. तो पहला पॉइंट ये हो गया. दूसरा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, दिस μ1 इट इज ग्रेटर देन μ2. तो एक फिक्स वैल्यू μ1 को मैंने यहां पे ले लिया, μ2 की वैल्यू मैंने यहां पे डिनोट कर दिया.
यहाँ पर μ1 की जो वैल्यू है वो μ2 से ज्यादा है, ये मैंने दिखा दिया। अब प्लॉट में दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये पूरा μ1 की जो वैल्यू है दिस इज कांस्टेंट ओवर दिस, पूरे डायमेंशन का कांस्टेंट है, तो इसको कांस्टेंट को दिखाने के लिए मैंने एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर दी, एक स्ट्रेट लाइन खींच दिया, ये बता रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 दिस इज कांस्टेंट अप टू द डायमेंशन ऑफ दिस कोर। लेकिन जैसे कोर से क्लेडिंग में जाता है, यहाँ कोर से जैसे हम क्लेडिंग में शिफ्ट हो रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है, और ये चेंज कहां से μ1 से μ2 में चेंज हो रहा है, μ2 कौन सा है, ये μ2 है, तो यहाँ से मैंने एक लाइन खींच दिया। अब ये सडनली इस पॉइंट पर आते ही सडनली एक जंप हो रहा है, μ1 था, μ1 से सडनली ये μ2 में आ रहा है, तो एक सडन जो जंप हो रहा है उसको हमको सडनली इसको μ2 में दिखाना है, एंड दिस इज दैट μ2, तो द प्लॉट विल बी लाइक दिस। इसको कहा जाएगा दिस इज नोन एज इंडेक्स प्रोफाइल, और इसके बेसिस पर ऑप्टिकल फाइबर को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज स्टेप इंडेक्स, स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर, दिस इज इन शॉर्ट फॉर्म, इसको एसआई लिखा जाता है, स्टेप इंडेक्स। सेकंड लिखा जाता है ग्रेडेड इंडेक्स, ग्रेडेड इंडेक्स, इट इज ग्रीन, तो शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है ग्रीन। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कभी ग्रीन दिया या एसआई दिया तो तुमको समझ जाना है भाई एसआई मतलब स्टेप इंडेक्स। एंड ग्रेडेड इंडेक्स, तो द स्टेप इंडेक्स एंड ग्रेडेड इंडेक्स दो टाइप में होता है ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स प्रोफाइल। अब इसको थोड़ा अलग अलग डिस्कस कर ले, ये ग्रेडेड इंडेक्स कैसा होता है, स्टेप इंडेक्स कैसा होता है। So first let's start from step index SI. So step index optical fiber, this is SI. In this type of optical fiber, in this type of optical fiber, there is a change in refractive index of core and cladding in a state, suddenly ये in a sudden state, suddenly इसमें μ1 से μ2 में स्टेप में चेंज होता है, इसलिए इसको इंडेक्स स्टेप इंडेक्स कहते हैं। So in this type of optical fiber, the refractive index of core and cladding is changes in steps, just suddenly from μ1 to μ2, abruptly or suddenly from μ1 to μ2। इसमें सडन चेंज होता है, स्टेप में चेंज होता है, पहले μ1 था, जस्ट उस बाउंड्री को क्रॉस किया μ2 हो गया, एक स्टेपिंग में चेंज हो रहा है, डिस्क्रीट चेंज हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर। सेंटेंस पे का लिखा फ्रेम कर लेना, क्या हुआ? हां आप दादी दे दे So there is a change. हां दे दे ना ओके, क्या बात जोड़ो। so there is a change in refractive index of optical refractive index of core and cladding in a state suddenly from μ1 to μ2। अब एक डायग्राम बना लो, and this is further classified into, this is further classified into first single mode, second मल्टी मोड। और यहाँ पर फिर वही सिंगल मोड और मल्टी मोड आ गया, मतलब हमारा 5 और 4 की बात आ गई। तो अगर मैं सिंगल मोड अगर बना रहा हूँ ऑप्टिकल फाइबर, तो मैं उसको कुछ इस तरह से रखूंगा, ये हो गया तुम्हारा कोर और ये हो गया क्लैडिंग,
लाइक दिस, और पाथ को मैं इस तरह से दिखा दूंगा, ये हो गया तुम्हारा सिंगल मोड। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज स्टिल दिस इज mu1 एंड दिस इज mu2। इसका अगर मैं प्लॉट अगर को तैयार करता हूं तो दिस इज दैट प्लॉट एंड थोड़ा सा ड्रा करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो let's take some time. This is the core and here this is mu1, ये mu1 हो गया। और जैसे कोर से क्लेडिंग में अगर कोई आता है तो this is second part is this is mu2 and this is cladding, so ये हो गया तुम्हारा क्लेडिंग। तो ये स्टेपिंग यहाँ पे दिख रहा है, mu1 से सडनली स्टेप में यहाँ पे हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज स्टेप इंडेक्स ऑफ मल्टी मोड बनाओगे तभी इसको भी वैसे ही बनाना है, डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डिफरेंस ये होगा कि कोर का जो साइज है ये बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर तुमको लिखना पड़ेगा दैट 2a इट इज लेस देन 6 माइक्रोमीटर, यहाँ पे 2a 6 माइक्रोमीटर से कम है तो सिंगल मोड है। मल्टी मोड में सेम डायग्राम यू विल हैव बट विद अ बिग core like this. This is the center. जो भी जानी चाहिए, ये क्या होगा? Okay, so this is the plot and this is x-axis, mu is along x-axis, this is mu is along x-axis, and so let's say this is mu1, so mu1 is constant up to this diameter, and then this is mu2. Then the sudden jump in the mu2, this is that profile is same, just you have to make a big diameter. So here this 2a it is greater than 6 micrometer. And optical fiber mode of propagation you have to show like this. This is multi-mode. So through total internal reflection, light is propagating through this optical fiber. जैसा अगर हम लोग मान लेते हैं ये दो ग्राफ से हम लोग सीख क्या है, कैसे? जैसा हम किसी भी ग्राफ को देखते हैं तो किस चीज के बारे में बताता है। सर ये ग्राफ तो बस बता रहा है mu2 से mu1 से इसमें हाँ ये ग्राफ जो है वो ये शो कर रहा है किस प्रकार से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइज डिस्टेंस के हिसाब से, हाँ डिस्टेंस के हिसाब से चेंज हो रहा है। और डिस्टेंस कहाँ से ले रहे हैं? सेंटर से ले रहे हैं। सो दिस इज एक्चुअली शोइंग द चेंज इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फ्रॉम डिस्टेंस, एंड दैट डिस्टेंस इज बीइंग मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ कोर। कोर के बीचों बीच से वो डिस्टेंस को मेजर किया जा रहा है। तो ये प्रोफाइल को वैसे डिफाइन किया गया है। व्हाट इज दैट इंडेक्स प्रोफाइल? इंडेक्स प्रोफाइल इज अ प्लॉट, एक तो ग्राफ है। ग्राफ किसके बीच में? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल एंड द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू सिल, मतलब सेंटर से लेकर के उसके बाउंड्री तक की जो डिस्टेंस है उसके प्लॉट है। तो इसके बेसिस पर इसको क्लासिफाई किया गया। ये हो गया हमारा स्टेप इंडेक्स। ग्रेडेड इंडेक्स और कंप्लीट कर देता हूं, नहीं हो पाएगा लग रहा है ना। एक क्लास और लेना पड़ेगा तो सब मेमोरी का, मंडे को इसको कंप्लीट करेंगे। प्रैक्टिकल एग्जाम भी चल रहा है ना, इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल चल रहा है तो हमारा होगा आएगा वो देखना पता है हो जाएगा, चेक कर लेना, पढ़ने से मिल लेना। Now graded index. ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर। ग्रेडेड से ही लग रहा है कि ये ग्रेजुअल टर्म से बना हुआ। ग्रेजुअल मींस सक्सेसिव।
सडनली चेंज नहीं हो रहा है, स्टेपिंग मींस सडनली चेंज हो रहा है फ्रॉम म्यू टू म्यू टू। लेकिन इसमें जो होता है वो सेपरेटली कोर और क्लेडिंग का बाउंड्री नहीं होता। इसमें क्या करते हैं, कोर और क्लेडिंग के जो मटेरियल है उस मटेरियल को मिक्स कर देते हैं और मिक्स करके उसको इस तरह से डिजाइन करते हैं कि सेंटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मैक्सिमम हो और उसके बाद धीरे धीरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो रिड्यूस होते चला जाए, डिक्रीज होते चला जाए। ठीक है, सो इन दिस केस देयर इज नो सेपरेट boundary between core and cladding। core और cladding में इसमें सेपरेट कोई बाउंड्री नहीं होता। There is a change in refractive index gradually decreasing from center to seat। इसमें कोई सेपरेट बाउंड्री नहीं होता, इसमें मटेरियल को मिक्स करके इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि सेंटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मैक्सिमम हो और जैसे जैसे सेंटर से सीट की तरफ डिस्टेंस के साथ ले रहे हैं, जैसे सेंटर से सीट की तरफ जाते हैं वैसे वैसे इसमें ग्रेजुअली डिक्रीज होता है। So this is known as GRIN, graded index optical fiber। अब इसका जब हम इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। This is further classified into two parts। One is single mode, second is multi mode। भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सिंगल मोड एंड मल्टी मोड, अगेन ऑन द बेसिस ऑफ डायमीटर। अभी तक क्लियर है सारी चीजें? इधर जो ऑनलाइन गायब हो गए उन लोग से पूछ रहा हूँ। क्लियर है सर। ओके चलिए, सो सिंगल मोड में फिर से वही डायग्राम बनाएंगे। सर आज अटेंडेंस नहीं होगा क्या? हाँ, तो अटेंडेंस के बाद भागना है। कल जैसे मैंने अटेंडेंस लिया 10 लोग गायब हो गए। हाँ, मैं सोच रहा हूँ अटेंडेंस नहीं लूंगा, जितने लोग दिखते हैं ना, है ना, उसको देखता हूँ और मैं मैक्सिमम को काउंट कर लिया हूँ कितने लोग अटेंड किए, उतने लोग को ब्लाइंडली फिर अटेंडेंस डालते जाता हूँ जिस समय मैंने देख लिया। सबका नाम लगभग मुझे याद हो गया है। हाँ, क्योंकि कल जैसे मैंने अटेंडेंस दो ऐसा करके मैंने बोला, उसके बाद जैसे अटेंडेंस हुआ धड़ से धड़ा 10 लोग भाग गए। जैसे क्लास को कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, अटेंडेंस का अपन पूछ के लीव किए थे अपन तो। हाँ नहीं ठीक है, कुछ लोग पूछ के लीव किए, लेकिन स्टार्टिंग में जैसे अटेंडेंस लिए गायब हो गए। चलिए अटेंडेंस दे दो, तुमने याद करा दिया तो। हाँ, जाना नहीं, जितने लोग अगर कोई क्लास से पहले भाग जाएगा ना वो सबको फिर मैं काउंट करके रख लूंगा उसको तुरंत बाद में, सबका एब्सेंट डाल दूंगा। सो सिंगल मोड, दिस इज देयर इज नो कोर एंड क्लेडिंग। सिंगल जैसे तो मिक्स अप ऑफ कोर एंड क्लेडिंग एक ही रहेगा। This center is the center one। यहाँ पर लेयर के फॉर्म में है, डिफरेंट लेयर्स के फॉर्म में है। So this is one layer, second layer, third layer, इस तरह से डिफरेंट लेयर के फॉर्म में होगा। हर लेयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस लेयर के, ये भी कौन ज्वाइन कर रहा है, डीवी हर्स। तो इस लेयर में ऊपर का जो पार्ट होता है वो ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ये कम होगा। सेंटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर कम, इससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर कम, इससे। एंड यू कैन कंपेयर दिस विद द फ्लो ऑफ लिक्विड इन अ वाटर ट्यूब। तुम लोगों ने 11th क्लास में, 12th क्लास, 11th क्लास में फ्लो ऑफ वाटर पढ़ा था। फ्लो ऑफ वाटर में एक वेलोसिटी ग्रेडियंट का टर्म आता है। उसमें क्या होता है कि पाइप में अगर कोई वाटर फ्लो हो रहा है तो उसका सेंटर में वाटर का वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, लेकिन जैसे जैसे बाउंड्री की तरफ जाते जाते हैं वाटर की वेलोसिटी डिक्रीज होती जाती है, उसको वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं। यहाँ पर भी वही है, ये पाइप की तरह है, सेंटर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम है और जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते जा रहे हैं वैसे वैसे ग्रेजुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होता जा रहा है। ओके, सो प्लॉट के फॉर्म में अगर इसको ले कैसे होगा ये, दिस इज दैट इंडेक्स प्लॉट। यहाँ पर अब यहाँ पर μ1 और μ2 नहीं होगा, सिर्फ μ होगा।
So this is mu maximum, and the change is gradually. There is no static change. So the change will be like this. The gradual change. ऐसा. और मोड ऑफ प्रोपगेशन में इसमें तो सिंगल लाइन खींचना है तो सिंगल लाइन लिया, सिंगल मोड. फॉर द मल्टी मोड आपको इसका डायमीटर को थोड़ा बड़ा करना है. And this is the plot. और गाना बजा रहा है ये. So this is 0, and here this is mu, and the gradual change in the refractive index with distance is gradual change. Stacking नहीं है इसमें, gradual decrease, gradually decrease हो रहा है. So there will be the gradual change in the refractivity index up to the diameter of this. This is core plus shading, दोनों का दोनों है. अब इसका फायदा क्या है? देखो, ये लेयर्स में है, ये डिफरेंट लेयर्स में है. जिस लेयर पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंडीशन फुलफिल हुआ, क्या सरदार बलवंत सिंह तुम्हारा है क्या ये? इसका स्पीकर ऑन है. तो ये डिफरेंट लेयर्स के फॉर्म में है. जिस लेयर पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फुलफिल हुआ वहां पर वो प्रोपेगेट होना शुरू हो जाएगा. अब क्या हो, देखो, जैसे मैंने यहाँ पर एक लाइट इंसिडेंट कराया. ऑनलाइन में फ्रेम ड्रॉप हो रहा है, आप वीडियो बहुत देर के बाद रिस्पॉन्ड आ रहा है. तो ठीक है, ठीक है. क्लास हो गई क्या? सर सर लैग कर रहा था क्या सर का? लैग कर रहा था. पावर कट हो गया अब बंद करते हैं, छोड़ो. हो गया, टाइम भी हो गया. नहीं भाई, टाइम तो हो गया. क्लास में क्या ओवर नहीं हुई है. दूसरा क्लास का भी. सर आप म्यूट हो. इसमें सर मेरे से अटेंडेंस गायब हो गया ना, उसको सर ब्लर आ रहा है अभी भी बहुत. चलिए ठीक है. सो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, है ना? नहीं है सर आज के लिए हो गया. पता नहीं है. इसमें ऐसा हेलो, हाँ नमस्कार. आवाज कट रही है अभी भी. क्लास ले रहा था.